नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी तैयारी में जुटे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार सामान्य ज्ञान। ये क्राउन की जो बुक आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जानते हैं। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में बहुत महत्वपूर्ण बुक है। हम इसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है, पेज टू पेज पूरा कवर करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और आगे इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार का सामान्य परिचय, ठीक है। बिहार के सामान्य परिचय से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर इतिहास, फिर सब पूरा देखेंगे हम, ठीक है। प्राचीन के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, फिर पूरी इस बुक को, इसमें कुछ 440 पेजेज हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। सामान्य परिचय के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि नाम, तो राज्य का नाम बिहार है। बिहार नाम कैसे पड़ा, तो ऐसा माना जाता है कि बिहार नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बौद्ध बिहार पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे हम जानते हैं कि बिहार जो है बौद्ध के समय, मगध के समय से ही बहुत प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मठ यानी कि बौद्ध विहार पाए जाते हैं। विहार वो जगह होते हैं, वे स्थान होते हैं जहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहते हैं, मतलब बौद्ध भिक्षुओं के रहने की जो जगह होती थी उन्हें विहार कहते थे, ठीक है। तो पवित्र बौद्ध स्थलों को, दर्शन को विहार कहा जाता था। और चूँकि बिहार में बहुत सारे विहार इस तरीके पाए जाते थे, उन्हीं के नाम पर इसका विहार पड़ गया, ठीक है। तो हमने जाना कि बिहार नाम कैसे पड़ा, तो बिहार नाम पड़ा है विहारों की वजह से, ठीक है। विहार के स्थान पर बिहार कहा जाने जाएगा, ठीक है। तो यही है। इसके बारे में अगर बात करें तो जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी ने अपने 1541 में अपना जो प्रशासनिक मुख्यालय था वो बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दिया, ठीक है। यानी कि जो इसका प्रशासनिक क्षेत्र था वो बिहार शरीफ से कहाँ आ गया, पटना आ गया। किसने, शेरशाह सूरी ने। परंतु तब भी इसका नाम बिहार ही था, ठीक है। इसका जो चर्चा की जाती है वो एक पुस्तक है, तारीख है दाऊदी, जिसकी रचना किसने किसने अब्दुल्लाह ने की है। इन्होंने भी बिहार शब्द का प्रयोग किया है। विद्यापति जो 1309 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक पुस्तक रची थी जिसका नाम था कृति माया, उसमें भी बिहार शब्द का प्रयोग किया है। सल्तनत काल की बात करते हैं तो ठीक उस समय इसे बिहार सूबा कहा जाता था, ठीक है, बिहार सूबा, ठीक है। सूबा मतलब होता है एक प्रांत, परंतु अभी भी इसको सूबा ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों के समय में, ठीक है, भी इसको बिहार ही कहा जाता था, ठीक है। 12वीं शताब्दी के एक रचनाकार हुए जिनका नाम था मिनहाज उन सिराज। मिनहाज उन सिराज ने अपनी पुस्तक तारीख नासरी, कौन सी पुस्तक, तारीख है तबकात नासरी, तबकात नासरी मिनहाज उन सिराज की पुस्तक है। इन्होंने भी इसमें बिहार शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, जिसे पटना को राजधानी बनाकर जिस बिहार सूबा प्रांत का निर्माण किया, शेरशाह ने उस प्रांत का विस्तार करते हुए अकबर ने इसका नाम रखा सूबाए बिहार। तो यानी कि बिहार शब्द को विस्तार और किसने किया, अकबर ने किया। बाद में जब कंपनी का शासन हुआ तो कंपनी के शासन के सब दौरान भी इसे सूबा शब्द का ही प्रयोग किया जाता था, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय सूबा को प्रांत कहा जाना शुरू कर दिया गया, ठीक है। तो ये बिहार के कुछ नाम के बारे में हो गया कि बिहार का नाम कैसे पड़ा। तो बिहार का नाम यहाँ पाए जाने वाले बौद्ध बिहारों के नाम पे पड़ा है। और कई सारी किताबों, जैसे चाहे वो हमारे दाऊद की, अब्दुल्लाह की किताब तारीख दाऊदी हो, या विद्यापति की रचना कृति माया हो, या मिनहाज उन सिराज की पुस्तक तबकात नासरी हो, इन सब में बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आधुनिक बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, हमें पता है कि जब मुगलों की सत्ता पूरी तरह की समाप्त हो जाती है, ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पहुँच जाती है, तब क्या करते हैं, तब कंपनी जो सरकार है ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को एक संयुक्त करके एक संयुक्त प्रांत बनाया। किस किस को, बिहार, बंगाल और उड़ीसा को एक संयुक्त प्रांत बना दिया। और इसकी राजधानी क्या बनाई, कलकत्ता, ठीक है। इससे बिहार में क्या हुआ कि साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया, क्योंकि, ठीक है, और बिहारियों के साथ भेदभाव शुरू हो गया, ठीक है।
जिससे शिक्षित बिहारियों में प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई। हुआ क्या कि जब तीनों बिहार, उड़ीसा और बंगाली को एक साथ संयुक्त प्रांत बना दिया गया, तो इससे जो बंगाली थे वो क्या कर रहे थे कि बिहारियों के साथ भेदभाव करते थे, और जो बिहार के शिक्षित बिहारी थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, और वो बिहार को मतलब बिहार को बंगाली से अलग करने की मांग उठने शुरू हो गई। ठीक है, बंगाली से अलग करने के आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और हमें पता है कि जैसे कि बंगाल में अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, जिसका ही परिणाम था कि 1905 यानी 1905 में, ठीक है, बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, जिसे बंग भंग कहते हैं। 1905 में दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये इनका अंग्रेजों का ये रीजन क्या होता बांटने का कारण था, ताकि जो बंगाल के क्रांतिकारी हैं उनको सबक सिखाया जा सके। और इसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया, बंगाल को बिहार से भी पृथक कर दिया। ठीक है, वो चाहते थे कि अगर ऐसा कर देंगे तो जो बंगाल के जो हिंदू हैं वो उनकी संख्या कम हो जाएगी, और जो इनके बीच में जो आंदोलन की क्रांतिकारी की जो भावना उठ रही है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, दब जाएगी। और इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने क्या किया कि 1911 12 दिसंबर 1911 हमें पता कि जो जॉर्ज प्रथम भारत आए थे। ठीक है, जिसमें दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, और 1911 में ही जो राजधानी थी वो स्थानांतरित की गई थी। कहाँ से? कलकत्ता से, ठीक है, दिल्ली। ठीक है, राजधानी का स्थानांतरित हुआ था। उसी समय क्या किया गया कि बिहार और उड़ीसा को, बिहार प्लस उड़ीसा को सेपरेट कर दिया गया, किससे? बंगाल से। ठीक है, 1911 में। ठीक है, तो ये किया गया 1912 में, सॉरी 1912 में ये किया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को पृथक करके एक नए राज्य का गठन किया गया, इससे बंगाल से। इसलिए बिहार में 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को स्थापना दिवस को मनाते हैं क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक करके एक नए राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तब से ही इसे बिहार दिवस के रूप में या बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से, यानी उड़ीसा को एक नया राज्य बना दिया गया और बिहार को एक नया राज्य बना दिया गया। ये कब? 1 अप्रैल 1936 को। यानी कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को सेपरेट किया गया। कहाँ से? बंगाल से। और फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को सेपरेट राज्य बना दिया गया। और आगे, ठीक है, आगे क्या किया उन्हें? 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, यानी कि जो अबाउट 46% एरिया था, इसको काट करके एक नए राज्य का गठन किया गया जिसका नाम है झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो प्रस्तुत में 46% एरिया को काट करके एक नए राज्य का गठन किया गया जिसे कहते हैं झारखंड। ठीक है, अब जो आज स्वरूप है बिहार का वो 15 नवंबर 2000 के बाद का है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी स्थिति कैसी है बिहार की। ठीक है, तो बिहार जो है, बिहार की अवस्थिति तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न मध्य गंगा बेसिन में अवस्थित है। यानी कि अगर इस तरीके से बात करें, ये पूरी पृथ्वी हो गई, पृथ्वी का ये हमारा, ठीक है, उत्तर पूर्व में ये भारत हो गया यहाँ पर, और भारत के भी उत्तर पूर्वी भाग में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में यहाँ पर क्या है? हमारा बिहार है। बिहार निम्न और मध्य गंगा बेसिन में है। ठीक है, अगर इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो यह है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरी विस्तार देखें तो 83 डिग्री 19 मिनट 55 सेकेंड पूर्वी से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्थिति। ठीक है, क्या? 24 20 10 से 27 31 15 उत्तरी और
83 19 50 से 88 17 40 पूर्वी देशांतर। इसका आकार देखें तो आप जानते हैं कि कुछ आयताकार, पूरा बिहार कुछ इस तरीके का आयताकार है, ठीक है। तो बिहार का आकार कैसा है, इसको हम आयताकार या चतुर्भुजाकार कह सकते हैं इसको, ठीक है। ऊंचाई की बात करते हैं तो समुद्र तल से लगभग 173 फीट की ऊंचाई है। एरिया की बात करते हैं, यानी कि झारखंड को काटने के बाद इसका एरिया जो बचा वो बचा है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 94,163 वर्ग किलोमीटर या 93.4 हेक्टेयर में बात करें तो, ठीक है। ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, तो ये है 2.86%, पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका नंबर कौन सा आता है, 13th आता है। तेलंगाना राज्य के गठन के बाद से इसका 13वां स्थान है राज्यों की सूची में पूरे भारत में, ठीक है। अगर बात करते हैं तो इसके इस तरीके से बात करते हैं तो ये, ठीक है, इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई जो है इसकी ये उत्तर से दक्षिण ये है 345 किलोमीटर, ठीक है। पूरब से पश्चिम ये चौड़ाई बात करें तो ये है 483, ठीक है, 483 किलोमीटर। तो इसके इस तरीके से, ठीक है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र है 92,257 वर्ग किलोमीटर, इतना ग्रामीण क्षेत्र है। अब बाकी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा शहरी क्षेत्र। अब बात करते हैं सीमाओं की, तो ये पूरा हमारा अगर बात करें इस तरीके से अगर हम बना दें बिहार को इस तरीके से, तो उत्तर में इसकी बात करते हैं तो हम जानते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, जिसको नेपाल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में इसके झारखंड है जो 2000 में बना। इसके पूर्व में बात करें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। और इधर बात करें तो इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 4 तरफ से, इन 3 राज्यों से और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ का राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा है हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, उर्दू। यहाँ का राजकीय पशु क्या है, तो वह है बैल। राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल। राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा। और राष्ट्रीय मछली क्या है यहाँ पे, मांगुर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब जनसंख्या संबंधी आंकड़े देखते हैं। जनसंख्या की बात करें तो 10 40 99 452 2011 के हिसाब से इतनी जनसंख्या है, जो पूरे देश की 8.6% है और इसका पूरे भारत में तीसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में, ठीक है। प्रथम उत्तर प्रदेश का है, आप जानते हैं, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा बिहार का, ठीक है। जिसमें पुरुष जनसंख्या जो है वो है 542 5,42,000, ठीक है, सॉरी 5,42,78,157। और महिलाएं कितनी हैं, 4,98,21,295। बच्चों की संख्या बात करते हैं तो संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, इसको 17.6%। नगरीय जनसंख्या जो है वो है 11.3%। और शहरी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या कितनी है, 11.3%। और ग्रामीण जनसंख्या जो है वो है 88.7%, ठीक है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 10 की वृद्धि दर। 2010 की वृद्धि में मतलब होता है कि कितने % की वृद्धि हो गई। 2001 से 2011 के बीच में 25.4% की वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि दर, ठीक है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ पर है, तो वो है मधेपुरा में। और सबसे कम कहाँ है, तो वो है गोपालगंज में 19। और यहाँ पे कितना 13.1%, 0%। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो ये है 1000 पुरुषों पर 918 स्त्रियां हैं। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ पे, तो वो है गोपालगंज में 1021, यानी 1000 पुरुषों पर 1021 स्त्रियां हैं, यानी 21 ज़्यादा हैं। सबसे कम कहाँ है, तो वो है मुंगेर में 876, ठीक है। जनघनत्व की बात करते हैं। जनघनत्व का अर्थ होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो बिहार का जो जनघनत्व है वो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे, तो वह है शिवहर में। और सबसे कम कहाँ है, तो वह है कैमूर में। कैमूर का है 488 और शिवहर का है 1880। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे, तो वो है पटना में। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, वो है शेखपुरा में,
ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट आगे। साक्षरता की बात करते हैं तो जो यहाँ की साक्षरता है वो है 61.8%, 68.1%, यानी कि भारत पूरे बिहार पूरे भारत में सबसे नीचे पायदान पर है, 35वें नंबर पर शिक्षा में। ठीक है, पुरुष साक्षरता जो है वो है 71.2%, जबकि स्त्रियों की साक्षरता जो है वो है 51.5%। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है अगर बात करते हैं तो वो है रोहतास में। और याद रखिए रोहतास में पुरुष साक्षरता भी सबसे अधिक है, पुरुष साक्षरता भी और महिला साक्षरता भी दोनों में सबसे अधिक कहाँ है, सर्वाधिक। ठीक है, रोहतास में। लेकिन सबसे कम कहाँ है तो पुरुष साक्षरता में सबसे जो न्यूनतम है वो है पूर्णिया में। ठीक है, जबकि यानी कि पूर्णिया में पुरुष साक्षरता सबसे कम है, जबकि रोहतास में पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है। महिला साक्षरता बात करते हैं तो वो भी रोहतास में ही है, परंतु सबसे न्यूनतम कहाँ है तो वो है सरसा में। ये रख सकते हैं कि रोहतास जो है, ये रोहतास में कोई साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता तीनों में उच्च है। ठीक है, न्यूनतम की बात करते हैं, न्यूनतम में तो सबसे कम पूर्णिया में है, कोई में बात करता हूँ। पुरुष में बात करें तो वो भी न्यूनतम कहाँ पे, पूर्णिया में है, परंतु अगर स्त्रियों की बात करें, महिलाओं की बात करें तो ये है कहाँ पे, सहरसा में। ये इतना याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है पूरे बिहार में वो है 15.9%। सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो है गया में 30.4%। न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो है किशनगंज में 6.7%। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यह है पूरे बिहार की जनसंख्या का 1.3% है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है वो है पश्चिमी चंपारण में 6.4%। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे बिहार में शहरों की संख्या कितनी है, 199। सर्वाधिक नगरीकरण जो है वो किसका है, पटना का 43.1%, यानी कि जाहिर सी बात है कि पटना राजधानी है और सबसे ज़्यादा नगरीकृत भी है। ठीक है, प्रतिशत में भी सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन सा, पटना में ही है। ठीक है, न्यूनतम नगरीकरण किसका, तो ये है समस्तीपुर और बांका का 3.5% नगरीकृत है, समस्तीपुर और बांका। ठीक है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या कितने शहर है तो 26 शहर है। ठीक है, महानगर कितने हैं बिहार में तो एक ही महानगर है वो पटना। ठीक है, जिलों की संख्या बात करें तो 38 हैं, इनमें से नाम जो दे रखे हैं आप जानते होंगे, ऊपर से शुरू करेंगे, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, ये सारे आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वह है पश्चिमी चंपारण। अब देखेंगे जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, अभी हम मैप भी देखेंगे बाद में इसका। सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी चंपारण जो है, पश्चिमी चंपारण बड़ा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो है शिवहर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थोड़ा प्रशासनिक के बारे में। तो राजधानी आप जानते हैं पटना में है, उच्च हाई कोर्ट कहाँ है वो भी पटना में है। प्रमंडल की बात करते हैं तो इसमें 9 है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, पटना प्रमंडल की बात करें तो कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पटना में 6 आते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पटना ही आता है, एक बक्सर, भोजपुर, रोहतास तथा कैमूर और नालंदा। मगध में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। सारण में कितने आते हैं, सारण में 3 आते हैं, गोपालगंज, सारण और सिवान। इसके बाद तिरहुत में देखते हैं, तिरहुत में 6 आते हैं। तिरहुत में कौन कौन से, सीतामढ़ी, ठीक है, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। दरभंगा में 3 आते हैं, एक तो दरभंगा खुद आता है, एक मधुबनी और एक समस्तीपुर। कोसी में कितने आते हैं, कोसी में 3 आते हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ठीक है, पूर्णिया में कितने आते हैं, पूर्णिया में 4 आते हैं, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार। ठीक है, मुंगेर में कितने आते हैं, मुंगेर में 6 आते हैं। इसमें से कौन कौन से 6 हैं तो ये है मुंगेर तक खुद हो गया, एक जमुई, एक लखीसराय, एक शेखपुरा, खगड़िया तथा बेगूसराय। ठीक है, तो ये हो गया 6। उसका भागलपुर में सिर्फ 2 ही आते हैं, एक तो भागलपुर आता है और एक बांका आता है। ठीक है, तो ये याद रखना। अनुमंडलीय संख्या कितनी है तो वह है 102। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं तो 534। नगर
समूह कितने हैं तो 14 है। पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहारशरीफ, हाजीपुर और छपरा। गाँवों की संख्या बात करते हैं, अभी चूँकि चुनाव हुआ था तो ग्राम पंचायत का, तो इसी याद रख सकते हैं 39,073 ग्रामीण संख्या है। ठीक है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितने हैं तो 44 हैं, जिसमें से 4 रेलवे जोन आते हैं और रेलवे पुलिस स्टेशन आते हैं और 40 वैसे। ठीक है। तो बाकी ये तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनमें से आप छोड़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि विधान परिषद कितने सदस्य हैं तो विधान परिषद में, सॉरी अभी नीचे देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ ये लोकसभा सदस्य कितने हैं बिहार से 40 यानी कि 550 में से 40। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें आरक्षित है बिहार से तो 6। कौन कौन से हैं ये? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। हमें पता जैसे बताया था कि सबसे ज़्यादा जो एससी की जनसंख्या वो कहाँ है? गया में। तो गया तो होगा ही होगा। गया के साथ ही समस्तीपुर, जमुई, सासाराम, गोपालगंज और हाजीपुर। राज्यसभा में कितनी सीटें? 16 हैं, 16। विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय है। विधानसभा विधान परिषद है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद विधानसभा में कितने सदस्य हैं तो वो हैं 243। अनुसूचित जातियों का कितने आरक्षित सीटें हैं तो यहाँ पर है 243 में से। अनुसूचित जनजाति को 2 सीटें आरक्षित हैं, एक कटोरिया एवं मनिहारी की। ठीक है। अब देखते हैं विधान परिषद में कितने सदस्य हैं तो वो हैं विधान परिषद की 75 सीटें हैं बिहार में। ठीक है। जिला परिषद कितनी है? 38 हैं। ग्राम पंचायत 534 हैं। ठीक है। सॉरी हाँ, ग्राम समिति 534, ग्राम पंचायत हैं 8,386। ग्राम पंचायत कितने हैं? 8,386। ग्राम पंचायत सदस्य कितने हैं तो ये आप देख सकते हैं, इसमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है। ये सारे आप देख लीजिए। इसके बाद हम यहाँ शुरू करते हैं। पंचायती राज में स्त्रियों को कितने प्रतिशत आरक्षण है तो वो है 50%। ठीक है। वुमेन्स के लिए 50% का आरक्षण है किसमें? पंचायती राज में। ठीक है। इसके बाद नगर निगमों की संख्या बात करते हैं। 11 नगर निगम है। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, बिहारशरीफ, भागलपुर, बेगूसराय तथा दरभंगा। नगर परिषदों की संख्या कितनी है तो 49 है। और नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? 80 है। तो ये याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा भूमि संबंधी आंकड़े की बात करते हैं। तो हमने एरिया समझ देख ही चुके हैं कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर जो पूरे। ठीक है। फिर 2% के आसपास है। वन की बात करते हैं तो 621.64 वर्ग किलोमीटर में जो पूरे बिहार के क्षेत्र का 6.64% है। बंजर एवं अकृषि भूमि जिसमें खेती नहीं की जाती है वो 431.72% यानी कि 4.61% है। 73 उपयोग वाली भूमि यानी ऐसी भूमि जो उपयोगी तो है परंतु उसमें कृषि नहीं होती है वह है 1,718 वर्ग किलोमीटर जो 18.36% है। भूमि क्षेत्र कितना है तो ये इतना है। ठीक है। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप देख लीजिए, इसमें से ये संख्या दे रखी है। इसके बाद हाँ, बुआई क्षेत्र याद रखिए कि बुआई क्षेत्र पर कितना है 5,292 किलोमीटर जो 56.55% है। और सकल बुआई क्षेत्र कितना है 7,654 वर्ग किलोमीटर। फसल सघनता कितनी है तो 1.45। ठीक है। इसके बाद कुछ देखते हैं कि उपज कौन सी कृषि कहाँ पर होती है। तो चावल की खेती की बात करते हैं तो ये है रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। गेहूँ रोहतास, पूर्वी चंपारण, बक्सर। मक्का कटिहार, समस्तीपुर, खगड़िया। और दलहन में पटना, औरंगाबाद और नालंदा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद उत्पादन का एरिया देखते हैं कि कितना उत्पादन होता है। तो इसके बारे में तो सबसे ज़्यादा बस नंबर याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है चावल का, फिर गेहूं का, फिर मक्का का, फिर मोटे अनाज का। ये कुछ नंबर याद रख सकते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा बिहार में चावल का उत्पादन होता है, फिर गेहूं का, फिर मक्का का, फिर मोटे अनाजों का। ठीक है। थोड़ा सा अगर याद रखना चाहे तो ई का याद रख सकते हैं 176.1। इसके बाद सब्जियों का याद रख सकते हैं। सब्जियों का कितना है 148.12 लाख टन उत्पादन होता है और फलों का 42.29%। सिंचाई के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो
राज्य का 57% जो क्षेत्र है 57% वो कृषि क्षेत्र है जिसका सिंचाई होती है। सबसे अधिक जो सिंचाई होती है वो होती है कुओं और ट्यूबवेल से, ठीक है, 63%, नहरों से 30% और तालाब एवं अन्य से 7%। तो याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा नलकूप से, उसके बाद नहर से, उसके बाद अन्य से। उसके बाद बात करते हैं मौसम एवं जलवायु के बारे में। तो यहाँ जलवायु कैसी है, तो यहाँ की वो है मानसूनी प्रकार की। मानसून का प्रवेश कब होता है, तो 9 से 10 जून को होता है। यहाँ औसत वर्षा होती है वो होती है 1013 mm या कह सकते हैं 101 सेंटीमीटर। कौन से मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, जो बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है ना, इस तरीके से अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश का, यहाँ से ये दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, जिसमें से 2 शाखाएं आती हैं, एक इधर से आती है पश्चिम बंगाल से और एक इधर अरब सागर। तो इस शाखा से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा होती कहाँ पर है, तो वो होती है किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा होती है औरंगाबाद में, ठीक है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज और सबसे कम वर्षा औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो वह है गया। सर्वाधिक ठंडा भी कौन सा है, वही गया है। यानी गया में सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और गया में सबसे ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है, ठीक है। इसको पूरे क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो पश्चिमोत्तर गंगा का मैदान, पूर्व का मैदानी भाग और दक्षिण पश्चिम का मैदान, 3 भागों में कृषि होती है। सर्वाधिक आर्द्रता यानी कि नमी कहाँ रहती है, वो है भागलपुर में, ठीक है। इसके आगे देखते हैं सड़कों के बारे में बात करते हैं। तो ये अब देख लीजिए कि ये इतनी सड़कें हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे ज़्यादा, उसके बाद राज्य के जो उच्च पथ हैं इतने, और डिस्ट्रिक्ट के इतने, ग्रामीण पथ इतने। तो आप ये देख लीजिए, इसमें से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं। शिक्षा का देखिए थोड़ा सा, तो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, 24, ठीक है, जिसमें से 22 पारंपरिक विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय और 1 प्राइवेट राजकीय विश्वविद्यालय, ठीक है। उसको देखते हैं शोध संस्थान। तो ये कितने हैं, 15 शोध संस्थान हैं। सरकारी महाविद्यालय कितने हैं, 277 है। स्थानीय निकाय के महाविद्यालय कितने हैं, 496 हैं। बाकी ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। चिकित्सा मत जा सकते हैं, चिकित्सा डिग्री कॉलेज कितने हैं, वो हैं 8, 6 सरकारी और 2 निजी। कुछ विविध प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से। समुद्र तट से ऊंचाई की बात करते हैं तो बिहार की समुद्र तट से ऊंचाई दूरी की बात करते हैं 200 किलोमीटर है। समुद्र तट से ऊंचाई जो है वो 53 मीटर है। मतलब बिहार से कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो वह है NH2, NH28, NH30, NH31, जिसमें NH31 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ की बात करते हैं, मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ अवशिष्ट मिट्टी, प्रवाही मिट्टी, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो गंगा के साथ बहकर आती है, पाई जाती है। यहाँ की कौन कौन सी खेती किस चीज़ की होती है, तो यहाँ गेहूँ, धान, चना, मक्का, ईख आदि की खेती होती है। यहाँ की जो भाषाएं हैं वो हैं हिंदी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, वज्जिका, उर्दू, अंगिका। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना आप जानते हैं गंडक है, गंडक नदी से सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है इसका। जंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ ये सब इम्पोर्टेंट जंक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर जोन्स की बात करते हैं तो क्षेत्र हैं, जिसमें से एक तो पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्व, सीमांत और मध्य पूर्व। हवाई अड्डा की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 हवाई अड्डा हैं, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और रक्सौल। ये 5 हवाई अड्डे हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे सैनिक हवाई अड्डा भी हैं, एक बीटा में है और एक मुजफ्फरपुर में है। जल परिवहन की बात करते हैं तो यहाँ पे 880 किलोमीटर लंबा आंतरिक परिवहन है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो एक तो है बरारी घाट, महादेव घाट, रेलवे स्टीमर सेवा, कहलगांव, ठीक है। ये कुछ है। यहाँ का सबसे बड़ा पर्व जो है वो है महापर्व छठ का, आप सब जानते ही होंगे। राजकीय मेघा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 दिसंबर को। डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। सर्वोच्च शिखर, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सोमेश्वर की चोटी, ठीक है, जो पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी कहते हैं, ठीक है। यहाँ के धार्मिक स्थान कौन कौन से, तो अब जानते हैं कि बोध गया, पावापुरी, पटना साहिब, वैशाली, राजगीर, मनेर शरीफ, ये सारे यहाँ की नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो गंगा सबसे महत्वपूर्ण, पुनपुन, फल्गु, सोन, कर्मनाशा, दुर्गावती। इनके बारे में हम सब एक विस्तार से देखेंगे। अभी थोड़ा सा देखिए। यहाँ के दोआब की बात करते हैं तो एक तो है गंडक घाघरा का दोआब, एक है गंडक कोसी का दोआब और एक है कोसी महानंदा का दोआब। 3 प्रकार के दोआब है।
दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। गंगा नदी का बिहार में प्रवेश कहाँ होता है? तो ये होता है भोजपुर के पास में, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से वाटरफॉल हैं? तो एक तो है दुर्गावती जो रोहतास में है, एक है ककोयत जो नवादा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, एक है, ठीक है, सुख यदरी, और एक है तमासिन, एक है धुआं कुंड, ठीक है। यहाँ गर्म झरने व कुंड की बात करते हैं तो सप्तधारा, ये सप्तधरवा कहते हैं, ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, मद मकदुम कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, ये कुछ यहाँ की गर्म धाराएं हैं, ठीक है। सिंचाई परियोजना बात कर चुके हैं हम बताएं, यहाँ दो सिंचाई परियोजना है, एक तो है गंडक और दूसरी है कोसी। यहाँ गंडक सिंचाई परियोजना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी है। ताप विद्युत परियोजनाएं, यहाँ पर बरौनी ताप विद्युत परियोजना है, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत परियोजना है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना है, बाढ़ ताप परियोजना जो प्रस्तावित है। यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं तो एक तो है राजगीर और गिरियक की पहाड़ी, दूसरा है वीर पहाड़ी, बराबर की पहाड़ियाँ, सेवालिक, रामनगर, दून की पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी जो सबसे ऊंची चोटी यहीं पे है, सोमेश्वर की चोटी, रामसया, प्रेतसया, गिरहिंडा पर्वती, जमाईपुर, खड़गपुर पहाड़ी, ठीक है। वायु परिवहन का सर्वप्रथम विकास कब हुआ था? 1960 में हुआ था। यहाँ के नृत्य की बात करते हैं तो एक तो है खोई दिन, झरनी, करिया, झूमर, कठफड़ोवा, यौंडा, विद्यापति, धोबिया, जोगड़ा, पावड़िया, झिझिया, ये सारे नृत्य हैं आगे। प्रमुख गीत कौन कौन से? तो निरगुआ, मटियाई, बयहुन, सोहर, युड़किन, पर्व, संस्कार, बिरहा, सोमानका, चैता और कजरी, ठीक है। कोहबर, चतुर्मासा, झूमर, ऋतु, मंत्र, ये सारे इनके बारे में हम देखेंगे कौन सा कहाँ का है। अभी तो थोड़ा सा ये बिहार के बारे में परिचय है, ठीक है। प्रमुख यहाँ के राग कौन से? तो फाग, चैता, नचारी और यज्ञ फाग है। चित्र कौन कौन से? तो पटना कयम, मंजूसा, थंका, सांझी, मधुबनी, पेंटिक सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें मधुबनी और पटना कयम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो एक ही राष्ट्रीय पार्क है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। इसका राष्ट्र प्रमुख अभ्यारण्य कौन कौन से? तो एक तो है राजगीर, भीम बांध, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, गौतम बुद्ध परमान डॉल्फिन, कैमूर और उदयपुर। उदयपुर याद रखना, ये राजस्थान में नहीं है, बिहार में है, एक बार पूछा गया था बिहार SI के एग्जाम में। प्रमुख पक्षी बिहार गोगाबई, कांवर झील, इसको अभी रामसर साइड भी किया गया है, नकटी, सरैयामन, सुहियाना, कुशेश्वर नाथ, बक्सर पक्षी विहार आदि। प्रमुख जैविक उद्यान की बात करते हैं तो संजय गांधी जैविक उद्यान, ठीक है, और हरियाबारा हिरण पार्क, ये दो हैं। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ बात करते हैं थारू, संथाई, खोंड, बेड़िया, मुंडा, गोंड, ये यहाँ की जनजातियाँ हैं, ठीक है। और क्या महत्व है? तो बिहार राज्य गौतम बुद्ध और 25वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तप स्थली भी, यानी यहीं पर गौतम बुद्ध को भी और जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ और 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य, 19वें तीर्थंकर मयनाथ और 20वें तीर्थंकर सुब्रतनाथ तथा 24वें तीर्थंकर महावीर की जन्म एवं तपस्थली भी यही रही है, ठीक है। बिहार के माध्यम से बौद्ध एवं जैन धर्म का पूरे विश्व में प्रसार किया गया है। बौद्ध कालीन बिहार में अविद्यानाश के लिए नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी, ठीक है, तैयारगढ़, ये कुछ जगह हैं जहाँ पर, ठीक है, प्रसिद्ध हैं, हमें पता है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो हमने यहाँ देखा कि ये पूरा हमारा हो गया कि बिहार के बारे में एक मोटा मोटा परिचय हमारा कि बिहार कैसा है, कैसा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें बिहार में इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम जो शुरू करेंगे बिहार का इतिहास का नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हम और क्या सुधार कर सकते हैं इसमें। आप जैसे जैसे बताएंगे हम वैसे करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।